दोस्तों, एक वीडियो में मैंने आपको बताया था कि भले ही शुवेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बन गए हों, लेकिन ममता बनर्जी अब भी खुद को बंगाल का मुख्यमंत्री मान रही हैं। वो ऐसा क्यों मान रही है, इसके पीछे की पूरी कहानी अगर आपको जाननी है तो द राजनीति पर जाकर हमारा वो वीडियो देख सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। दोस्तों, अब इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बंगाल की एक महान विभूति के नाम का इस्तेमाल जब बीजेपी ने अपनी राजनीति को चमकाने के लिए किया, तब टीएमसी चीफ ममता बनर्जी ने उसका जवाब किस अंदाज में दिया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। दोस्तों, बीजेपी के रणनीतिकारों की एक पुरानी आदत रही है, जिस राज्य में जो महान विभूति रही है, भले ही उनकी विचारधारा बीजेपी से मेल खाती हो या ना, लेकिन बीजेपी उन्हें अपने राजनीतिक नैरेटिव का हिस्सा बनाने की कोशिश जरूर करती है। अब देखिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल जीवन के अंतिम क्षण तक कांग्रेस में रहे, लेकिन जनता के बीच सरदार पटेल की विरासत को अपने पक्ष में मोड़ने के लिए बीजेपी ने क्या किया? बीजेपी ने पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल के बीच मतभेदों को ज्यादा उभारने की कोशिश की, नेहरू को विलन की तरह पेश करने का प्रयास किया और पटेल को उनके राजनीतिक विरोधी के तौर पर स्थापित करने की कोशिश हुई। इसी तरह दलित समाज के वोटों को साधने के लिए संविधान निर्माता बाबा साहेब अंबेडकर के नाम का इस्तेमाल भी बीजेपी ने अपने राजनीतिक अभियान में किया। संविधान की बात हो, अंबेडकर के विचारों की बात हो, बीजेपी ने खुद को उनका सबसे बड़ा रक्षक बताने की कोशिश की और कांग्रेस को इसके उलट खड़ा करने का प्रयास किया। इसी तरह वोटों की राजनीति के लिए किसानों और जाट समाज में लोकप्रिय पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह और पिछड़े समाज के बड़े नेता कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देकर राजनीतिक संदेश देने की कोशिश की गई। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के मामले में भी अंग्रेजों से ज्यादा कांग्रेस को जिम्मेदार बताने का नैरेटिव खड़ा किया गया। यहां तक कि उनके परिवार के सदस्यों को भी बीजेपी के करीब लाने की कोशिश हुई। बाद में राजनीतिक समीकरण बदले और दूरी भी बनी। अब दोस्तों, बंगाल में लंबी राजनीति खड़ी करने के लिए बीजेपी ने वहां की एक और महान विभूति के नाम का इस्तेमाल करना शुरू किया, और वो महान विभूति कोई और नहीं बल्कि विश्व कवि रविंद्रनाथ टैगोर हैं। लेकिन जैसे ही बीजेपी ने ये कोशिश शुरू की, ममता बनर्जी ने बेहद आक्रामक अंदाज में जवाब दिया और देश को ये बताने की कोशिश की कि रविंद्रनाथ टैगोर वास्तव में कौन थे, वो कैसा बंगाल चाहते थे, भारत को किस नजरिए से देखते थे और सभी धर्मों, संस्कृतियों और इंसानियत को लेकर उनकी सोच कितनी व्यापक थी। दोस्तों, कम से कम 3 साल के लिए तो पश्चिम बंगाल में आज एक नए राजनीतिक युग की शुरुआत हुई है। बीजेपी ने 2029 के लोकसभा चुनाव के लिए धीरे से महान कवि रविंद्रनाथ टैगोर को अपना बताना शुरू कर दिया। दरअसल दोस्तों, 9 मई को रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती थी और उसी दिन को बीजेपी ने शुवेंदु अधिकारी के सिर पर मुख्यमंत्री का ताज पहनाने के लिए चुना। 9 मई को ही शुवेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। वो बंगाल में इस सबसे बड़े पद पर आसीन होने वाले पहले बीजेपी नेता होंगे। 15 वर्षों तक बंगाल में ममता बनर्जी का शासन रहा। अब बंगाल को आगे ले जाने की जिम्मेदारी शुवेंदु की है। अधिकारी के अलावा 5 भाजपा विधायकों ने भी कैबिनेट मंत्री की शपथ ली। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, केंद्रीय मंत्री और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री आज शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। भाजपा ने समारोह के लिए रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती का दिन चुना। ये बीजेपी को चुनने वाले मतदाताओं के लिए एक सांस्कृतिक संकेत है, लेकिन उससे ज्यादा उनके दिमाग में ये बैठाने का प्रयास है रविंद्रनाथ टैगोर की जिस तरह की विचारधारा रही, बीजेपी की भी विचारधारा वैसी है। अब दोस्तों, बीजेपी बंगाल के महान विभूति रविंद्रनाथ टैगोर के विचारों में अपने विचारों को थोपने का प्रयास कर रही थी, तो ममता बनर्जी बीजेपी की इस चाल को पूरी तरह से समझ गई।
और इसको डीकोड करते हुए एक्स पर ममता बनर्जी ने एक पोस्ट किया जिसमें लिखा, वैशाख की 25वीं तिथि के इस पावन दिन पर मैं विश्व विख्यात महान चिंतन और नोबेल सम्मानित कवि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर के श्री चरणों में अपनी अनंत श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। रविंद्र जयंती हमारे लिए बांग्ला भाषा, संस्कृति और विरासत के पूर्ण जागरण का एक महान उत्सव है। उनका गहन जीवन दर्शन हमारे दैनिक जीवन की यात्रा में सदैव मार्गदर्शक प्रकाश स्तंभ की तरह काम करता है। उन्होंने हमें सिखाया कि विभाजन सत्य नहीं है, सत्य है एकता। आक्रामक राष्ट्रवाद की सीमाओं से ऊपर उठकर उन्होंने पूरी मानव सभ्यता को एकता का महान मंत्र दिया। हे मेरे चित्त, पुण्य तीर्थ में धीरे धीरे जागो। भारत की इस महान आत्मा के सागर तट पर इस विश्व कवि के शाश्वत आदर्श, उनके दूरगामी विचार, जागृत चेतना और अद्भुत सृजनशील प्रतिभा आने वाली पीढ़ियों के मन मस्तिष्क में और अधिक उज्जवल होकर प्रकाशित होती रहे, यही कामना है। तो दोस्तों, अब तस्वीर पूरी तरह साफ होती नजर आ रही है। पश्चिम बंगाल में सिर्फ सरकार नहीं बदली है, सिर्फ मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं बदला है, सिर्फ सत्ता का ट्रांसफर नहीं हुआ है, बंगाल में अब एक बहुत बड़ी वैचारिक लड़ाई शुरू हो चुकी है। और इस लड़ाई का मैदान विधानसभा नहीं है, ये लड़ाई अब बंगाल की संस्कृति, बंगाल की विरासत, बंगाल की पहचान और बंगाल की आत्मा पर लड़ी जाने वाली है। बीजेपी ने बहुत सोच समझकर दिन चुना, रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती, वो दिन जो हर बंगाली के लिए सिर्फ एक जन्मदिन नहीं बल्कि सांस्कृतिक गर्व, साहित्यिक चेतना और बौद्धिक विरासत का प्रतीक माना जाता है। और ठीक उसी दिन शुभेंदु अधिकारी को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाकर बीजेपी ने सिर्फ सरकार गठन नहीं किया, बीजेपी ने बंगाल को एक राजनीतिक संदेश देने की कोशिश की। संदेश ये कि अब सिर्फ सत्ता नहीं बल्कि बंगाल के सांस्कृतिक प्रतीकों पर भी उसकी दावेदारी है। बीजेपी शायद ये दिखाना चाहती थी कि जिस रविंद्रनाथ टैगोर को दशकों तक बंगाल की सांस्कृतिक आत्मा माना गया, अब उनकी विरासत के साथ बीजेपी खुद को जोड़कर बंगाल की नई राजनीतिक कहानी लिखना चाहती है। और अगर 2029 की लड़ाई अभी से शुरू मान ली जाए तो ये कोई छोटा राजनीतिक प्रयोग नहीं है, ये लंबी रणनीति का हिस्सा दिखाई देता है। लेकिन दोस्तों, राजनीति में सबसे बड़ा खिलाड़ी वही होता है जो सामने वाले की चाल को सिर्फ समझे नहीं बल्कि उसी चाल को उसी वक्त काट भी दे। और यही काम ममता बनर्जी ने किया। ममता बनर्जी ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, कोई नारेबाजी नहीं की, कोई सड़क पर शक्ति प्रदर्शन नहीं किया, उन्होंने सिर्फ एक पोस्ट किया। लेकिन उस एक पोस्ट में ऐसा राजनीतिक संदेश छिपा था जिसने बीजेपी के पूरे सांस्कृतिक नैरेटिव को चुनौती दे दी। जब ममता लिखती है विभाजन सत्य नहीं है, सत्य है एकता, आक्रामक राष्ट्रवाद से ऊपर उठकर टैगोर ने पूरी मानव सभ्यता को एकता का मंत्र दिया, तो ये सिर्फ श्रद्धांजलि नहीं है, ये सीधा वैचारिक जवाब है। ये साफ संदेश है कि टैगोर की सोच को राजनीतिक ब्रांडिंग का हिस्सा बनाना इतना आसान नहीं है। ममता ने एक तरह से बीजेपी को याद दिलाया कि रविंद्रनाथ टैगोर उस विचारधारा के कवि थे जो सीमाओं को तोड़ता है, जो धर्म के नाम पर लोगों को बांटने की बात नहीं करता, जो भाषा, जाति, पहचान और समुदाय के बीच दीवारें खड़ी करने की बात नहीं करता। टैगोर उस भारत की कल्पना करते थे जहां राष्ट्र प्रेम हो लेकिन राष्ट्रवाद आक्रामकता में ना बदले, जहां संस्कृति हो लेकिन सांस्कृतिक वर्चस्व ना हो, जहां पहचान हो लेकिन पहचान के नाम पर टकराव ना हो। यानी ममता बनर्जी ने बहुत साफ तरीके से बंगाल को ये समझाने की कोशिश की कि बीजेपी अगर टैगोर का नाम लेकर बंगाल में अपनी जड़ें मजबूत करना चाहती है तो पहले उसे टैगोर को समझना पड़ेगा। क्योंकि टैगोर सिर्फ कविता नहीं है, टैगोर सिर्फ नोबेल पुरस्कार नहीं है, टैगोर सिर्फ राष्ट्रगान के रचयिता नहीं है, टैगोर बंगाल की चेतना है, बंगाल की आत्मा है, बंगाल की सोच है।
और उस सोच को राजनीतिक पोस्टर बनाकर अपने हिसाब से इस्तेमाल करना इतना आसान नहीं है। यही वजह है दोस्तों, मुख्यमंत्री की कुर्सी आज भले शुभेंदु अधिकारी के पास हो, प्रशासनिक ताकत आज बीजेपी के पास हो, पुलिस सिस्टम का रुख बदलता दिखाई दे रहा हो, दिल्ली के बड़े नेता आज बंगाल में जीत का जश्न मना रहे हो, लेकिन वैचारिक जमीन पर ममता बनर्जी अब भी पीछे हटती नजर नहीं आ रही। उन्होंने साफ कर दिया कि चुनाव हारना और विचार हारना दोनों अलग अलग बातें होती हैं। सत्ता खोना और समाज पर प्रभाव खोना दोनों अलग बातें होती हैं। कुर्सी छिन सकती है, सरकार जा सकती है, प्रशासन बदल सकता है, लेकिन बंगाल की आत्मा पर दावा करने के लिए सिर्फ बहुमत नहीं बल्कि भरोसा चाहिए, समझ चाहिए, संवेदना चाहिए और सबसे बड़ी बात, बंगालियत को महसूस करना पड़ता है। और यही वजह है कि बंगाल की राजनीति अब सिर्फ बीजेपी बनाम टीएमसी की लड़ाई नहीं रह गई है। अब ये लड़ाई शुभेंदु अधिकारी बनाम ममता बनर्जी की भी नहीं रह गई है। अब ये लड़ाई विचार बनाम विचार की है, संस्कृति बनाम राजनीतिक कब्जे की है, विरासत बनाम नैरेटिव की है। और सच कहें तो दोस्तों, पश्चिम बंगाल में सरकार जरूर बदल गई है, लेकिन बंगाल की आत्मा पर किसका असर ज्यादा गहरा है, इसकी असली लड़ाई अब शुरू हुई है। और ये लड़ाई आने वाले महीनों में नहीं, आने वाले कई सालों तक बंगाल की राजनीति की दिशा तय करती नजर आने वाली है। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।